सो वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ BMCJ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इक्विपमेंट सबस्टेशन में क्या क्या होते हैं वो डिस्कस किए हैं और हमारा अभी रिले एंड सर्किट ब्रेकर ये टॉपिक डिस्कस करना बाकी है। तो आज के लेक्चर में हम रिले क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फॉल्ट क्लियरिंग प्रोसेस क्या होता है वो देख लेते हैं। यानी कि अगर सिस्टम में या फिर ट्रांसमिशन लाइन पे अगर फॉल्ट आया तो वो किस प्रोसेस से गुजरता है और वो कैसे फॉल्ट क्लियर हो जाता है। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो। सबसे पहले आता है फॉल्ट, यानी कि अगर फॉल्ट जनरेट हुआ उसके बाद आता है रिले पिक्चर में आता है और उसके बाद आता है सर्किट ब्रेकर। तो स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं क्या क्या होता है। स्टेप 1 इज अकरेंस ऑफ फॉल्ट, यानी कि फॉल्ट प्रोड्यूस होता है। उसके बाद स्टेप 2 रिले सेंसेस द फॉल्ट एंड डिटरमाइंस द लोकेशन। तो रिले है वो फॉल्ट हुआ है ये सेंस करता है और बाद में उसका एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करता है। इन स्टेप 3 रिले सेंड्स द ट्रिपिंग कमांड टू द सर्किट ब्रेकर। थर्ड स्टेप में क्या करता है, रिले ने लोकेशन और जो फॉल्ट है वो ट्रेस करने के बाद वो एक ट्रिपिंग सिग्नल का जो कमांड है वो सर्किट ब्रेकर को सेंड कर देता है। एंड स्टेप 4 में सर्किट ब्रेकर ऑपरेट्स एंड आइसोलेट द फॉल्टी पार्ट ऑफ द नेटवर्क। तो आप एक चीज ध्यान में रखो कि रिले है वो कभी भी सर्किट को ब्रेक नहीं करता, वो हमेशा सर्किट ब्रेकर का ही काम होता है कि टू आइसोलेट द फॉल्टी पार्ट ऑफ द नेटवर्क। जो रिले है वो ब्रेन की तरह वर्क करता है, यानी कि वो सेंसिंग का काम करता है और वो एक कमांड भेजता है सर्किट ब्रेकर को और उसके बाद कमांड आने के बाद ही सर्किट ब्रेकर है वो सर्किट ब्रेक करने का काम करता है। तो रिले कभी भी सर्किट ब्रेक नहीं करेगा और सर्किट ब्रेकर कभी भी खुद से सेंस नहीं करेगा, वो रिले के आउटपुट पे डिपेंड करता है। तो अभी देख लेते हैं इन डिटेल में रिले क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डेफिनेशन। अ प्रोटेक्टिव रिले इज अ सेंसिंग डिवाइस दैट सेंसेस द फॉल्ट एंड इनिशिएट्स द ऑपरेशन ऑफ द सर्किट ब्रेकर टू आइसोलेट द डिफेक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सिस्टम। यानी कि प्रोटेक्टिव जो रिले है वो सेंसिंग डिवाइस है। इट सेंसेस द फॉल्ट एंड इनिशिएट्स द ऑपरेशन ऑफ द सर्किट ब्रेकर, मीन्स वो खुद से सेंस करता है और सर्किट ब्रेकर का जो ऑपरेशन है उसके लिए वो कमांड सेंड कर देता है। द रिलेज डिटेक्ट द एबनॉर्मल कंडीशन इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स by constantly measuring the electrical quantities which are different under normal and fault condition। तो जो रिले है वो कॉन्स्टेंटली पैरामीटर को चेक करते रहता है और उससे फाइंड आउट करता है कि अभी का जो कंडीशन है वो फॉल्टी कंडीशन है या फिर नॉर्मल कंडीशन है। अगर फॉल्टी कंडीशन हुआ तो वो सर्किट ब्रेकर को ट्रिपिंग कमांड सेंड कर देता है। अगर नॉर्मल कंडीशन हुआ तो कोई भी वो जो कमांड है वो सेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज विच में चेंज अंडर फॉल्ट कंडीशंस आर वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी एंड फेज एंगल। तो फॉल्ट होने के बाद ये जो चार क्वांटिटीज है वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी एंड फेज एंगल्स इसमें चेंज होते हैं। तो ये चारों में से कोई भी जो क्वांटिटी है वो हम सेंस करके उससे हम जो रिले का जो कमांड होता है सर्किट ब्रेकर को देने के लिए वो जनरेट कर सकते हैं। रिले यूटिलाइज वन और मोर ऑफ दिस क्वांटिटीज टू डिटेक्ट द एबनॉर्मल कंडीशंस और अ पावर सिस्टम। यही बोला है कि वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी एंड फेज एंगल में से कोई भी एक या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस मल्टीपल क्वांटिटीज यूज करके हम सर्किट ब्रेकर को ट्रिपिंग कमांड भेज सकते हैं या फिर उससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं रिले से कि कौन से क्वांटिटीज में चेंज हुआ है जिसके वजह से फॉल्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे राइट साइड में एक डायग्राम देख सकते हो। पे बस बार है, यहाँ पे सर्किट ब्रेकर है, यहाँ पे सीटी है। सीटी मीन्स करंट ट्रांसफार्मर, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था क्या होता है, और ये होता है रिले का कॉइल। तो बेसिक जो वर्किंग है मैं यहाँ पे अभी बता देता हूँ। इनिशियली सर्किट ब्रेकर आप क्लोज है ऐसा अज्यूम करना, यहाँ पे सर्किट क्लोज है यानी कि जो बस बार से जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली सीधा पास हुआ। ओके, तो अगर यहाँ पे आप दिख रहे हो एफ दिखाया यानी कि फॉल्ट अगर अकर हुआ तो क्या होगा, फॉल्ट अकर होने की वजह से जो ये लाइन है उसमें से बहुत ही ज्यादा हैवी करंट फ्लो होगा और इससे सर्किट ब्रेकर क्लोज है, ये ध्यान में रखना। तो जो करंट ट्रांसफार्मर है वो क्या करता है, जो कुछ भी प्राइमरी साइड में जो करंट है उसको स्टेप डाउन करके वो सेकेंडरी साइड में सेट कर देता है। तो अगर ये लाइन में फॉल्ट आया या फिर करंट उसका बढ़ गया जो टोटल लाइन का है वो, तो उसके वजह से करंट ट्रांसफार्मर सेंस करेगा कि करंट कुछ ना कुछ चेंज हुआ है और उसके अकॉर्डिंग ये राइट साइड पे यानी कि सेकेंडरी साइड पे करंट का चेंज करेगा। तो ये रिले कॉइल क्या करेगी, जब एक डिजायर वैल्यू के ऊपर अगर यहाँ का करंट हो गया तो ये जो सोलेनॉइड है वो एक्टिवेट होगा। हमें पता ही है कि एक कॉइल में से अगर करंट पास किया जाए तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो वैसे ही ये सेकेंडरी साइड में, सिटी के सेकेंडरी साइड में जो कॉइल है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जिसकी वजह से ये जो प्लंजर है वो अट्रैक्ट हो जाएगा और ये सर्किट क्लोज हो जाएगा। ओके, तो इससे हम लोग आगे क्या देखते हैं कि यहाँ पे बैटरी टर्मिनल एक वोल्टेज दिया है जो यहाँ में ये जो सर्किट है ट्रिप कॉइल का जो सर्किट है वहाँ पे करंट फ्लो करने का काम करेगा। तो जैसे ही ये प्लंजर क्लोज हो जाएगा
ये सर्किट ट्रिप कॉइल का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, जिसके वजह से बैटरी के वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, ये जो ट्रिप कॉइल है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये जो सर्किट ब्रेकर को जो कनेक्टेड जो प्लंजर या फिर जो लीवर है वो अट्रैक्ट हो जाएगा, जिसके वजह से सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा। तो हम वापस से एक बार देख लेते हैं क्या होता है सिस्टम में। जैसे ही फॉल्ट डिटेक्ट हुआ, करंट ये लाइन का बढ़ जाएगा। ये करंट बढ़ने की वजह से जो करंट सिटी के जो सेकेंडरी साइड में करंट बढ़ेगा, जिसके वजह से ये जो प्लंजर है वो एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि सर्किट क्लोज कर देगा ट्रिप कॉइल का। और ये ट्रिप कॉइल का सर्किट क्लोज होने के बाद ये जो ट्रिप कॉइल में से करंट फ्लो होगा, जिसके वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जिसके वजह से ये जो सर्किट ब्रेकर का जो प्लंजर है वो ओपन हो जाएगा, और सर्किट ब्रेकर ये जो पूरा फॉल्टी लाइन है उसको आइसोलेट कर देगा हेल्दी सिस्टम से। तो यही होता है रिले का काम, ये सेंस करता है और आगे सर्किट ब्रेकर को कमांड पहुंचा देता है। तो ये कॉइल ही होता है जिसके वजह से वो कमांड आगे सेंड कर देता है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि डायग्राम में कैसे फंक्शनिंग होता है। अभी आगे देख लेते हैं। रिले इज मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स, सेंसिंग एलिमेंट, कंपेयरिंग एलिमेंट एंड कंट्रोल एलिमेंट। तो सेंसिंग एलिमेंट समटाइम्स also called as a measuring element which responds to change in the actuating or energizing quantity. Example, current in case of overcurrent relay. तो हमने देखा था कि वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी एंड फेज एंगल, ये 4 क्वांटिटीज में से कोई भी जो क्वांटिटीज अगर हमने यूज किया रिले को सेंस करने के लिए तो उसे हम लोग बोलेंगे सेंसिंग एलिमेंट। तो ओवर करंट रिले के केस में जो करंट है उसे हम लोग सेंस कर देते हैं। बाद में कंपेयरिंग एलिमेंट क्या होता है? इट कंपेयर्स द एक्शन ऑफ एक्चुएटिंग क्वांटिटी विद द प्री डिस्क्राइब रिले सेटिंग। यानी कि जो कंपेयरिंग एलिमेंट होता है वो सेंस करता है कि करंट बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अगर इम्पीडेंस है तो इम्पीडेंस बढ़ा या कम हुआ, जिसके वजह से ये डिसाइड कर सकते हैं हम लोग कि रिले से आगे कमांड जाएगा या नहीं जाएगा। अगर वो प्री डिटरमाइंड जो प्री डिस्क्राइब जो रिले सेटिंग है उससे ज़्यादा हुआ तो जो रिले है वो हमारा ट्रिपिंग सिग्नल आगे सेंड कर देगा। थर्ड वन इज कंट्रोल एलिमेंट। ऑन द पिकअप ऑफ रिले इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ ऑपरेटिव सर्किट। एग्जाम्पल, कंट्रोल स्प्रिंग। तो जो मोशन होता है रिले का उसको कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल स्प्रिंग यूज कर देते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या होते हैं रिले के रिगार्डिंग। द फर्स्ट वन इज एनर्जाइजिंग क्वांटिटी। तो नाम से हमें पता चलता है कि इट इज एन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी विच एनर्जाइजेज द रिले कॉइल। तो या तो वो करंट हो सकता है, या तो वो वोल्टेज हो सकता है, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हो सकता है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ द रिले। द सेकेंड वन इज पिकअप करंट। इट इज अ मिनिमम करंट इन द रिले कॉइल एट विच द रिले स्टार्ट्स टू ऑपरेट। तो रिले के ऑपरेशन के लिए जो भी मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं पिकअप करंट। सो एज लॉन्ग एज द करंट इन द रिले इज लेस देन द पिकअप वैल्यू, द रिले डज नॉट ऑपरेट। तो जो कोई भी करंट रिले से फ्लो होगा, अगर वो उसका वैल्यू पिकअप वैल्यू से कम हुआ तो रिले ऑपरेट नहीं होगा। व्हेन द रिले कॉइल करंट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द पिकअप वैल्यू, द रिले ऑपरेट्स। यानी कि रिले के कॉइल में से जो करंट फ्लो होगा वो इक्वल या फिर ग्रेटर देन द पिकअप वैल्यू होगा, तभी रिले का ऑपरेशन होगा। नेक्स्ट वन इज करंट सेटिंग। इट इज ऑफन डिजायरेबल टू एडजस्ट द पिकअप करंट टू एनी रिक्वायर्ड वैल्यू। जैसे हमारा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम पिकअप करंट का वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो वो कैसे चेंज कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ करंट सेटिंग। दिस इज नोन एज करंट सेटिंग एंड इज यूजुअली अचीव्ड बाय द यूज ऑफ टैपिंग्स ऑन द रिले ऑपरेटिंग कॉइल। तो रिले की जो ऑपरेटिंग कॉइल है वहाँ पे हमें टैपिंग्स दिए गए होते हैं, जिसके हेल्प से हम करंट सेटिंग है वो एडजस्ट कर सकते हैं। द वैल्यूज असाइन टू ईच टैप आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज फुल लोड रेटिंग ऑफ द सेटिंग। तो जो टैपिंग है वो हम परसेंटेज में दिया गया होता है, जैसे 10%, 50%, 100%, 120%, 200%। तो उसके हिसाब से हम वो जो टैपिंग है वो चेंज करने से हमें जो पिकअप करंट का वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। तो पिकअप करंट का फॉर्मूला क्या है? पिकअप करंट इज इक्वल टू रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ सिटी मल्टीप्लाई बाय द करंट सेटिंग। यानी कि लेट अस अज्यूम सिटी का जो सेकेंडरी है वहाँ पे हमें 5 एम्पियर मिल रहा है। अगर हमने करंट सेटिंग 50% रख दिया तो 50% मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमें यहाँ पे जो पिकअप करंट है वो होगा 2.5 एम्पियर। सिमिलरली अगर हमने करंट सेटिंग है वो 200% रख दिया तो सिटी का जो सेकेंडरी करंट है यानी कि 5 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 200% मीन्स 2, तो जो हमारा पिकअप करंट होगा वो होगा 10 एम्पियर। सो विद द हेल्प ऑफ करंट सेटिंग हम एक ही रिले का यूज करके मल्टीपल पिकअप करंट सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इज द प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर विच आल्सो कॉल्ड एज अ PSM. इट इज द रेशियो ऑफ फॉल्ट करंट इन द रिले कॉइल टू द पिकअप करंट। तो PSM इज फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल डिवाइडेड बाय पिकअप करंट। तो आप ये ध्यान में रखना कि फॉल्ट करंट इन द रिले कॉइल में पूछा, रिले कॉइल में कितना करंट आया है फॉल्ट करंट,
वो डिवाइडेड बाय जो पिकअप करंट है, जो हमने ये फॉर्मूले से फाइंड आउट किया, उससे अगर हम लोग रेशियो लेंगे तो हमें मिलेगा PSM। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बर्डन ऑफ द रिले। इट इज द वैल्यू ऑफ पावर कंज्यूम बाय द रिले सर्किट्स एट द रेटेड करंट और वोल्टेज। तो रेटेड करंट और वोल्टेज फ्लो होने के वजह से कितना पावर रिले कंज्यूम करेगा उसको हम लोग बोलते हैं बर्डन ऑफ द रिले। तो विच इज एक्सप्रेस इन द VA फॉर AC एंड एक्सप्रेस इन वैट्स फॉर DC। तो VA यानी कि जो वोल्ट एम्पियर है वो टर्म्स में हम लोग AC के केस में डिस्क्राइब करेंगे उसको, और जो DC के केस में वहां पे हम वैट्स के टर्म में उसको डिफाइन करेंगे। तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बर्डन ऑफ द रिले क्या होता है। तो प्रोटेक्टिव जोन्स क्या क्या होता है अभी देख लेते हैं। द प्रोटेक्शन जोन इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ द पावर सिस्टम which is protected by the certain protective scheme. Okay, when the fault occurs on any of the protection zones, then only the circuit breakers within that zone will be open. तो let us assume कि ये पर्टिकुलर जोन में फॉल्ट हुआ तो जो यही के सर्किट ब्रेकर्स है वही ऑपरेट होने चाहिए, बाहर के नहीं होने चाहिए। Thus only the faulty element will be isolated without disturbing the rest of the system. Correct? तो अगर यहाँ फॉल्ट हुआ तो यही के सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होने चाहिए। अगर हेल्दी पार्ट के सर्किट ब्रेकर वहां पे ऑपरेट हो गए तो वो रिलायबल नहीं है। The protection zone cover the entire power system and no part of the equipment is left unprotected. तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि ये ट्रांसमिशन लाइन का जो कोई भी इक्विपमेंट है वो अनप्रोटेक्टेड जोन में नहीं है, वो किसी ना किसी जोन में कवर किया गया है। आप डायग्राम से ये भी देख सकते हो कि जो प्रोटेक्टिव जोन्स है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी किए गए हैं, जिसके वजह से डबल श्योरिटी हो जाती है कि कोई भी इक्विपमेंट है वो अनप्रोटेक्टेड ना रहे। इसका एक एडवांटेज है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर जोन में फॉल्ट हुआ और वहां का रिले ऑपरेट नहीं हुआ तो जो सेकेंड ओवरलैपिंग जो जोन है वहां का रिले ऑपरेट हो जाएगा और जो फॉल्ट है वो उसको एलिमिनेट कर देगा। नाउ वी विल सी द प्राइमरी एंड बैकअप प्रोटेक्शन क्या क्या होता है। द रिले नियरर टू द फॉल्ट एक्ट्स एज अ प्राइमरी प्रोटेक्शन। ओके, if primary protection fails to operate then consecutive relay nearer to the primary protection acts as a backup protection. Okay, तो जो यहाँ पे फॉल्ट हुआ तो उसके सबसे नजदीक वाला जो रिले होता है वो एज अ प्राइमरी प्रोटेक्शन ऑपरेट करता है। अगर वो किसी रीजन से वो पर्टिकुलर रिले ऑपरेट नहीं हुआ तो उसके कॉन्जिक्यूटिव यानी कि उसके बगल में या उसके साइड में जो कुछ भी रिले सबसे पहले आता है वो एज अ बैकअप प्रोटेक्शन की तरह वर्क करता है और वो पर्टिकुलर फॉल्ट एलिमिनेट करने की कोशिश करता है। तो इसके लिए हम दो प्रिंसिपल्स देख लेते हैं, टाइम ग्रेडिंग एंड करंट ग्रेडिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ट्रांसमिशन लाइन है। तो टाइम ग्रेडिंग में क्या होता है, लेट अस अज्यूम यहाँ पे फॉल्ट हुआ तो फॉल्ट के सबसे नजदीक कौन सा है, ये 0.5 सेकंड वाला जो है वो सबसे पहले वर्क करेगा, जो सबसे नियरर टू द फॉल्ट है। लेट अस अज्यूम कि अगर ये 0.5 सेकंड वाला रिले कुछ रीजन के वजह से फेल हुआ या फिर वो ऑपरेट नहीं कर पाया तो उसके कॉन्जिक्यूटिव साइड में जो कुछ भी रिले रहेगा यानी कि ये जो 1 सेकंड वाला रिले है ये ऑपरेट करेगा। सिमिलरली बाय चांस अगर ये भी फेल हुआ तो उसके 2 सेकंड बाद यानी कि टोटल 3 सेकंड बाद ये रिले ऑपरेट हुआ, लेकिन वो भी ऑपरेट नहीं हुआ तो उसके और 2 सेकंड के बाद यानी कि टोटल 5 सेकंड के बाद, फॉल्ट होने के टोटल 5 सेकंड के बाद ये रिले ऑपरेट हो जाएगा और ये फॉल्ट एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसा बहुत ही कम बार होता है, मैक्सिमम टाइम्स जो जो प्राइमरी प्रोटेक्शन है वही काम करता है, लेकिन कुछ रीजन की वजह से अगर वो फेल हुआ तो उसका जो साइड वाला जो कॉन्जिक्यूटिव रिले है वो ऑपरेट कर देगा। तो ये जो वैल्यूज यहाँ पे लिखा है वो फिक्स वैल्यूज नहीं है, ये डिपेंड करता है जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा उसकी हिसाब से मैंने एज एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है। तो ये है डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस में जो फॉल्ट के सबसे नजदीक होगा उसका ऑपरेटिंग टाइम सबसे कम रहेगा और जो फॉल्ट के बहुत ही फार्दर एंड पे रहेगा उसका ऑपरेटिंग टाइम सबसे ज्यादा रहेगा। सेकेंड वन इज करंट ग्रेडिंग प्रिंसिपल। सिमिलरली वही होता है, फॉल्ट के सबसे जो पास होता है वहां पे करंट कम होता है, जैसे जैसे हम उसके दूर चले जाते हैं वहां पे करंट का वैल्यू बढ़ जाता है। तो सबसे नजदीक वाला जो रिले है वो सबसे पहले ऑपरेट करेगा, अगर वो फेल हुआ तो उसके साइड वाला है फिर उसका जो कॉन्जिक्यूटिव जो रिले है वो ऑपरेट करेगा और वो एज अ बैकअप प्रोटेक्शन की तरह उसको वर्क करेगा। नाउ वी विल सी व्हाट आर द डिजायरेबल क्वांटिटीज ऑफ द रिले। द फर्स्ट वन इज सिलेक्टिविटी। तो क्या होता है, सिलेक्ट द करेक्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम विच इज इन ट्रबल एंड डिस्कनेक्ट द फॉल्टी पार्ट विदाउट डिस्टर्बिंग द रेस्ट ऑफ द सिस्टम। तो जो कोई भी फॉल्टी पार्ट है उसे ही सिलेक्ट करके आइसोलेट का जो कमांड है उसे सर्किट ब्रेकर को देना चाहिए, जो हेल्दी पार्ट है वहां का सर्किट ब्रेकर है उसको कमांड नहीं देना चाहिए। तो सिलेक्टिविटी इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो नेक्स्ट होता है स्पीड। द रिले सिस्टम शुड डिस्कनेक्ट द फॉल्टी सेक्शन एज फास्ट एज पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग रीजंस। तो जो फॉल्ट होता है उसको जल्द से जल्द उसको एलिमिनेट करना चाहिए। अगर जल्द से जल्द एलिमिनेट नहीं किया तो क्या क्या हो सकता है, द इलेक्ट्रिकल apparatus may get damaged, a failure on the system leads to a great reduction
इन द सिस्टम वोल्टेज एंड थर्ड वन इज माइनर फॉल्ट में गेट कन्वर्टेड इनटू द सीवियर फॉल्ट। तो सबसे पहले इक्विपमेंट्स डैमेज हो सकते हैं फॉल्ट की वजह से, देन वोल्टेज बहुत ही रिड्यूस हो सकता है क्योंकि फॉल्ट में क्या होता है जो करंट का वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और जो वोल्टेज है वो कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से अंडर वोल्टेज का केस से भी इक्विपमेंट डैमेज हो सकते हैं। थर्ड वन इज माइनर फॉल्ट में गेट कन्वर्टेड इनटू द सीवियर फॉल्ट। तो जो फॉल्ट है वो तुरंत ही अगर हम लोगों ने एलिमिनेट किया तो अच्छा है, उसको सीवियर फॉल्ट में यानी कि मेजर फॉल्ट में कन्वर्ट होने से पहले ही हम उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट वन इज सेंसिटिविटी, एबिलिटी टू ऑपरेट विद द लो वैल्यू ऑफ द एक्चुएटिंग क्वांटिटी। तो जो एक्चुएटिंग क्वांटिटी अगर कम भी हुआ तो वहां पे भी रिले ने उसको सेंस कर दे आना चाहिए एंड जो ट्रिपिंग कमांड है वो सेंड कर दे आना चाहिए, तो इसलिए सेंसिटिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज रिलायबिलिटी, एबिलिटी ऑफ द रिले सिस्टम टू ऑपरेट अंडर द प्री डिटरमाइंड कंडीशन। तो जो प्री डिटरमाइंड कंडीशन उसको दिया है तो उसके अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर रिले परफॉर्म होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज सिंप्लिसिटी, द रिलेइंग सिस्टम शुड बी सिंपल सो दैट इट कैन बी इजीली मेंटेन। तो जितना सिंपल होगा उतना मेंटेनेंस के लिए अच्छा होगा और जितना कॉम्प्लेक्सिटी कम होगा तो उतना ही जो फेलियर के जो चांसेस है वो भी कम हो जाते हैं। देन द डिस्क्रिमिनेशन, द रिले शुड डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द नॉर्मल एंड द एबनॉर्मल कंडीशन। तो जो रिले को है वो नॉर्मल कंडीशन क्या है और एबनॉर्मल कंडीशन क्या है उसका पता होना चाहिए। तो ये होते हैं डिजायरेबल क्वांटिटीज ऑफ द परफेक्ट रिले। सो नाउ वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ द रिलेज। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मोस्ट ऑफ द रिलेज जो सिस्टम में है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप के हैं। ओके, तो अभी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं क्या क्या होता है। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले एंड एक होता है स्टैटिक रिले। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है उसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट, आर्मेचर या फिर प्लंजर, रोटेटिंग डिस्क इसका हम लोग यूज करते हैं। और स्टैटिक रिलेज में डायोड्स, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर्स, रेजिस्टर और जो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस जो होते हैं उसे हम लोग यूज करते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज द ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन मैकेनिकल मोशन, यानी कि रोटेटिंग डिस्क या फिर अट्रैक्शन ऑफ प्लंजर। तो ये मैकेनिकल मोशन यहाँ पे होता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज। एंड इन केस ऑफ स्टैटिक रिलेज द मेजरमेंट इज परफॉर्म बाय इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक ऑप्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पे कोई जो रोटेटिंग पार्ट वगैरह होता है वो यहाँ पे नहीं होता है, कोई भी मैकेनिकल मोशन नहीं होता है। जो कुछ भी मेजरमेंट का जो परफॉर्मेंस होता है वो हम इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक या फिर ऑप्टिकल कंपोनेंट के यूज से हम लोग करते हैं। तो ये होता है मेजर डिफरेंस कि यहाँ पे एक रोटेटिंग पोर्शन होता है और स्टैटिक रिले के केस में कोई भी रोटेटिंग मोशन नहीं होता है। नाउ वी विल सी द टू पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले और एक होता है इंडक्शन टाइप रिले। तो अट्रैक्शन के केस में क्या होता है, आर्मेचर गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड द पोल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, या फिर जो प्लंजर होता है वो हम सोलेनॉइड के हेल्प से उसको ड्रॉ करते हैं, यानी कि उसको मूवमेंट करते हैं उसका। तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द मूविंग कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर, कि जो कुछ भी फोर्स होता है यानी कि जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो करंट के स्क्वायर टाइम्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये याद रखना आप। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, इट वर्क्स ऑन द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। इट इज यूज इन बोथ एसी एंड डीसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन है वो, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो हम लोग सिर्फ एसी के केस में ही यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप्स के रिले दिए गए हैं, जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप में अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले, यानी कि जब भी ये कॉइल में से करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा जिसकी वजह से ये आर्मेचर है वो यहाँ पे अट्रैक्ट होगा और ये जो ट्रिप सर्किट है वो क्लोज हो जाएगा, यानी कि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड है सोलेनॉइड टाइप। तो यहाँ पे भी अगर ये सोलेनॉइड के ऊपर जो वायर वाउंड किया है उसमें से अगर हम करंट फ्लो करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा जिसकी वजह से जो आयन प्लंजर है वो ऊपर अट्रैक्ट होगा और ये जो ट्रिप सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड थर्ड वन इज बैलेंस बीम। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो। तो आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये तीनों में से कोई भी नाम दिया रहेगा और पूछेंगे कि अट्रैक्शन टाइप है या फिर इंडक्शन टाइप है, तो इसके लिए ये याद रखना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप इंडक्शन के लिए भी आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो। एक होता है शेडेड पोल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एक शेडेड रिंग होता है कॉपर की, जो रिंग होती है वो यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं जिसकी वजह से ये टोटल जो कोर है वहाँ का एक फ्लक्स अलग होता है और शेडेड रिंग की वजह से जो फ्लक्स होता है वो अलग होता है, जिसके वजह से जो डिस्क है वो रोटेट होती है और जो अपना ट्रिप सर्किट है वो कंप्लीट होता है। सिमिलरली इंडक्शन कप स्ट्रक्चर भी एक होता है एंड वेटर मीटर स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो आप ये ध्यान रखना कि इंडक्शन टाइप में कौन से आते हैं एंड अट्रैक्शन टाइप में कौन से आते हैं। तो आपको इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। अभी देख लेते हैं कि ओवर करंट रिले क्या होता है। सो लेट अस अज्यूम कि ये एक ट्रांसमिशन लाइन है, इसके ऊपर हमने सीटी कनेक्ट किया है और जो सीटी जो कनेक्टेड है उसका आउटपुट हमने दिया है ओसी रिले यानी कि ओवर करंट रिले को। तो
सबसे पहले हमने आई करंट फ्लो किया है, तो आई करंट है यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, नॉर्मल ऑपरेटिंग करंट। तो ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पे कोई भी फॉल्ट नहीं हुआ है, तो जो करंट फ्लो होगा वो नॉर्मल करंट होगा, जिसे हम लोग बोलेंगे आई करंट, जिसके वजह से जो रिले में जो करंट फ्लो होगा सिटी में से, तो वो उसको हम लोग बोलेंगे आई आर, यानी कि रिले करंट। तो ये दोनों ही करंट जो है वो नॉर्मल करंट है, यानी कि फॉल्ट करंट नहीं है। तो आई आर का जो वैल्यू है वो लेसर देन द आई पिकअप वैल्यू होगा। तो हमने देखा था कि पिकअप करंट क्या होता है कि मिनिमम करंट फॉर ऑपरेशन ऑफ द रिले। सो फॉर नॉर्मल केस आई आर का जो वैल्यू है वो पिकअप करंट से कम होता है। तो हमने देखा था कि पिकअप करंट से अगर करंट कम हुआ तो कोई भी रिले का ऑपरेशन नहीं होगा, तो इसलिए नॉर्मल कंडीशन में जो रिले का कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा। अगर सपोज ये ट्रांसमिशन लाइन पे यहाँ पे अगर फॉल्ट आया, जिसके वजह से जो अभी करंट फ्लो होगा लाइन में वो होगा आई एफ, तो लिखा है मैंने यहाँ पे आई एफ इज फॉल्ट करंट। तो अगर ट्रांसमिशन लाइन का करंट बढ़ गया तो इसके वजह से ये सिटी में से भी करंट बढ़ेगा। हमने यहाँ पे अज्यूम किया है आई आर डैश, और जो आई आर डैश का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन द आई आर है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं कि आई आर इज ग्रेटर देन द आई पिकअप करंट। तो अगर पिकअप करंट से ज्यादा हुआ रिले करंट का वैल्यू तो यहाँ पे रिले ऑपरेशन होगा। तो यही होता है ओवर करंट रिले का बेसिक फंक्शनिंग। सो अभी देख लेते हैं कि डायरेक्शनल ओवर करंट रिले क्या होता है। ये ओवर करंट रिले ही होता है, लेकिन एक स्पेशल केस होता है जिसमें हम डायरेक्शन का भी ध्यान रखते हैं। सो लेट अस अज्यूम कि एक नॉर्मल कंडीशन है, यहाँ पे जनरेटर से करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे होगा, और ये आगे लोड को जाएगा। सिमिलरली ये जो सेकेंड लाइन है उसमें से करंट ऐसे फ्लो होगा और बाद में यहाँ से ये लोड को ट्रांसमिट करेगा। तो नॉर्मल करंट डायरेक्शन है ये, इसका मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है। तो हम सेकेंड कंडीशन देख लेते हैं, फॉल्ट कंडीशन। लेट अस अज्यूम ये जो ट्रांसमिशन लाइन 2 है यहाँ पे फॉल्ट आ गया। तो यहाँ पे फॉल्ट को फीडिंग कैसे होगी, तो जनरेटर से एक तो ये डायरेक्शन में होगा, करेक्ट, एंड सिमिलरली ऐसे होगा, फिर ये यहां से आगे यहाँ पे इसको फीडिंग होगा। तो फॉल्ट कंडीशन में आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो R1 में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम एज द नॉर्मल कंडीशन है। सिमिलरली R2 में से भी जो करंट फ्लो होगा वो भी सेम करंट फ्लो होगा जैसे नॉर्मल कंडीशन में है। R3 में से भी सेम करंट फ्लो होगा, लेकिन R4 का जो करंट डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगा, करेक्ट। R4 में लेफ्ट टू राइट है यानी टूवर्ड्स द लोड था, लेकिन जब फॉल्ट कंडीशन में है तो टूवर्ड्स द जनरेटर साइड पे है, लेफ्ट साइड में। इफ द R4 रिले इज डायरेक्शनल रिले, अगर यहाँ पे हमने डायरेक्शनल रिले कनेक्ट किया ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो जैसे ही करंट ये डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा ये रिले सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करेगा और ये जो ट्रांसमिशन लाइन है इसको ट्रिप कर देगा। सिमिलरली अगर फर्स्ट केस में अगर यहाँ पे फॉल्ट आया तो जो R2 का जो वैल्यू है वो ऐसे हो जाएगा, करेक्ट। तो इसलिए जो बस बार के ये साइड के जो रिले होते हैं वहां पे हम डायरेक्शनल ओवर करंट रिले कनेक्ट कर देते हैं। तो डायरेक्शनल ओवर करंट रिले और नॉर्मल ओवर करंट रिले में आप डिफरेंस कैसे पता लगा सकते हो, डायग्राम में आपको ऐसा कुछ नोटेशन दिया रहेगा। अगर दोनों साइड एरो रहेगा तो वो होगा हमारा नॉर्मल ओवर करंट रिले, और अगर किसी पर्टिकुलर एक साइड में अगर आपको एरो करके दिया होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे डायरेक्शन रिले, यानी कि जब भी ये डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ तब भी ये रिले ऑपरेट होगा। और ये जो नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट रिले है इसमें जब भी ओवर करंट का केस प्रोड्यूस होगा तभी यहाँ पे ये रिले है वो ऑपरेट करेगा। तो आगे देखते हैं डिस्टेंस प्रोटेक्शन क्या होता है। द डिस्टेंस रिले डज नॉट मेजर द डिस्टेंस डायरेक्टली, तो ये जो रिले है वो डायरेक्टली डिस्टेंस कितना है वो मेजर नहीं करता है, रादर इट मेजर्स द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट दैट इज इंपीडेंस, यानी कि वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट का जो रेशियो होता है यानी कि इंपीडेंस का, वो यहाँ पे मेजर होता है। तो इंपीडेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लाइन होता है। तो डिस्टेंस प्रोटेक्शन के केस में हम इंपीडेंस के वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यानी कि रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द लाइन से। तो हमें फॉल्ट का जो लोकेशन है वो यहाँ से डिटेक्ट हो सकता है। करंट एलिमेंट्स प्रोड्यूसेस द पॉजिटिव और पिकअप टॉर्क एंड द वोल्टेज एलिमेंट प्रोड्यूसेस द नेगेटिव और द रीसेट टॉर्क। तो ये पर्टिकुलर केस में हम वोल्टेज भी फाइंड आउट करते हैं एंड करंट भी फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो दोनों ही क्वांटिटीज है वो हम लोग यूज करते हैं। इसमें से जो करंट एलिमेंट है वो पिकअप टॉर्क यानी कि जो रोटेशनल टॉर्क है वो प्रोवाइड करता है, और जो वोल्टेज एलिमेंट है वो रीसेट टॉर्क यानी कि रिस्ट्रेनिंग यानी कि अपोजिंग टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस होता है।
द रिले ऑपरेट्स ओनली व्हेन द V/I रेशियो फॉल्स बिलो द प्री डिटरमाइंड वैल्यू। तो ये इंपॉर्टेंट है, रिले कब ऑपरेट होगा, जब V/I रेशियो यानी कि जो इंपेडेंस का वैल्यू है वो प्री डिटरमाइंड यानी कि जो सेट वैल्यू है उससे अगर कम हुआ तभी वहां पे रिले ऑपरेट होगा। तो इंपेडेंस का वैल्यू कब कम होगा, जब करंट का वैल्यू इंक्रीज होगा और वोल्टेज का वैल्यू कम होगा। फॉल्ट के केस में वही होता है, करंट का जो वैल्यू होता है वो बढ़ जाता है और जो वोल्टेज का वैल्यू है वो कम होता है। तो इसे भी आप ध्यान में रख सकते हो कि इंपेडेंस का वैल्यू कम हुआ तभी रिले ऑपरेट हो सकता है। तो ये भी आप क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हो कि इंपेडेंस का वैल्यू अगर ज्यादा हुआ तो डिस्टेंस रिले ऑपरेट होता है, या फिर कम हुआ तो, या फिर इक्वल हुआ तो, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ध्यान में रखना कि इंपेडेंस का वैल्यू अगर लेस देन द प्री डिटरमाइंड इंपेडेंस से हुआ तभी रिले ऑपरेट होगा, जो डिस्टेंस रिले है वो ऑपरेट होगा। द वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट आर मेजर्ड विद PT एंड CT रिस्पेक्टिवली। Voltage at PT location depends on the distance between the PT and the fault. If the fault is nearer, the measure voltage is lesser. If the fault is farther, the measure voltage is more. तो जो वोल्टेज का वैल्यू है वो डिस्टेंस से चेंज होगा। अगर फॉल्ट से PT नजदीक है तो जो वोल्टेज है वो कम होगा। अगर फॉल्ट से जो PT का लोकेशन है वो बहुत ही दूर है तो यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू ज्यादा होगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिस्टेंस रिले। फर्स्ट वन इज इंपेडेंस रिले, सेकेंड वन इज रिएक्टेंस रिले एंड थर्ड वन इज एडमिटेंस रिले, या फिर उसे हम लोग बोलते हैं मोर रिले। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन जनरेट होते हैं, तो ध्यान रखना। तो एक एक करके देख लेते हैं कि क्या होता है। द फर्स्ट वन इज इंपेडेंस रिले। इंपेडेंस रिले ऑपरेट्स व्हेन Z इज लेसर देन द ZRS। ZRS क्या होता है, रिले सेटिंग। RS मींस रिले सेटिंग। तो रिले सेटिंग के इंपेडेंस से अगर इंपेडेंस का जो कैलकुलेटेड इंपेडेंस है वो वैल्यू कम हुआ तो रिले ऑपरेट होगा। तो आप डायग्राम में देख सकते हो, ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पे जो है वो रिले कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे फॉल्ट 1 है एंड यहाँ पे फॉल्ट 2 है। जो ZRS का वैल्यू है वो यहाँ पे मार्क करके दिया, यानी कि अगर ये पर्टिकुलर जोन में अगर कुछ फॉल्ट हुआ तो ये जो रिले है वो उसे सेंस कर देगा। तो ZRS का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक रखा हुआ है। तो अगर फॉल्ट यहाँ पे हुआ तो PT के बहुत नजदीक है, तो इसलिए वोल्टेज का जो वैल्यू है वो कम होगा और करंट का वैल्यू है वो ज्यादा होगा, जिसके वजह से रेशियो जो है वो ZRS से कम होगा। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन में अगर फॉल्ट हुआ, जहाँ पे आप देख सकते हो ये F1 का अगर फॉल्ट हुआ फॉल्ट 1 पे, तो Z1 का वैल्यू ZRS से कम हुआ तो ये जो रिले है वो डिटेक्ट करेगा और इसको ऑपरेट करेगा। अगर ये जोन के बाहर कुछ फॉल्ट हुआ, यानी कि आप देख सकते हो ये राइट हैंड साइड में, यहाँ पे जो वोल्टेज का जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द PT एंड द फॉल्ट इज फार मोर देन द डिजायर वैल्यू। तो ये पर्टिकुलर फॉल्ट के लिए जो इंपेडेंस है वो ज्यादा होगा और जो रिले है वो ऑपरेट नहीं होगा। द इंपेडेंस रिले इज यूज फॉर द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तो ये याद रखना, इंपेडेंस रिले मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज होता है। तो हर एक जो रिले है यहाँ पे मेंशन किया है वो किसी न किसी ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है, तो इससे बहुत बार क्वेश्चन जनरेट होता है। तो इसमें से जो इंपेडेंस रिले है वो हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के केस में यूज करते हैं। नाउ वी विल सी व्हाट इज द रिएक्टेंस रिले। तो आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि एक हमारे पास ऑलरेडी इंपेडेंस रिले है, तो रिएक्टेंस रिले के लिए हम क्यों जाते हैं, हमें रिएक्टेंस रिले क्या फिर को और रिले की क्यों जरूरत पड़ी। तो देख लेते हैं क्या होता है। इंपेडेंस रिले मेजर्स R एज वेल एज X, करेक्ट, क्योंकि इंपेडेंस क्या होता है R प्लस JX। सो व्हेन द फॉल्ट अकर्स ऑन द लाइन द आर्क रेजिस्टेंस इज ऑल्सो गेट्स मेजर्ड विच इज मोर देन द लाइन रेजिस्टेंस। तो जब भी फॉल्ट आता है तब एक आर्क जनरेट होता है और वो आर्क का कुछ ना कुछ एक रेजिस्टेंस होता है। तो जो रेजिस्टेंस होता है आर्क का वो बहुत ही ज्यादा होता है, विच इज ग्रेटर देन द लाइन रेजिस्टेंस, और वो भी कैलकुलेट हो जाता है अगर हमने इंपेडेंस रिले यूज किया तो। फॉर रिले टू ऑपरेट द फॉल्ट इंपेडेंस शुड बी लेस देन द लाइन इंपेडेंस, करेक्ट, बट बिकॉज ऑफ द आर्क रेजिस्टेंस द फॉल्ट इंपेडेंस इज ग्रेटर देन द लाइन इंपेडेंस एंड हेंस रिले डजंट ऑपरेट। तो जोन के अंदर अगर फॉल्ट हुआ तो फिर भी बिकॉज ऑफ द आर्क रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, जिसके वजह से जो फॉल्टेड यानी कि जो कैलकुलेटेड इंपेडेंस है वो लाइन की इंपेडेंस से बहुत ज्यादा होता है। इसके वजह से अगर फॉल्ट वो पर्टिकुलर जोन में हुआ फिर भी वो ऑपरेट नहीं करता है। हेंस वी यूज ओनली द रिएक्टेंस रिले विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस। तो उस पर्टिकुलर केस में हम रिएक्टेंस रिले यूज करेंगे, क्योंकि रिएक्टेंस रिले में हम कोई भी रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करते। सो द रिएक्टेंस रिले ऑपरेट्स ओनली व्हेन द फॉल्ट रिएक्टेंस इज लेसर देन द रिले सेटिंग रिएक्टेंस। रिएक्टेंस रिले इज सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन लाइन। सो विच ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो रिएक्टेंस रिले हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं, ये भी ध्यान रखना। सिमिलरली द ग्राउंड रेजिस्टेंस इज वेरिएबल,
हेंस ग्राउंड फॉल्ट रिले मस्ट बी अनअफेक्टेड बाय द रेजिस्टेंस। जो ग्राउंड का जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो कम या ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अगर ड्राई हुआ तो रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाता है, अगर वहां पे मॉइस्चर वगैरह आ गया, पानी वगैरह फ्लो हुआ, तो वो पर्टिकुलर ग्राउंड का जो वैल्यू है वो कम हो जाता है। तो जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है, ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस, उसका वैल्यू कम ज्यादा हो जाता है। तो वहां पे अगर जो हम लोग रिले यूज करेंगे, इट शुड बी फ्री फ्रॉम द रेजिस्टेंस। हेंस रिएक्टेंस रिले हम ग्राउंड फॉल्ट रिलेइंग में भी यूज करते हैं। तो ये दो इसके मेजर एप्लीकेशंस है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है, सिमिलरली ग्राउंड फॉल्ट रिलेइंग में भी हम रिएक्टेंस रिले का यूज करते हैं। तो आगे देखते हैं एडमिटेंस रिले या फिर मोर रिले। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, हम लोग आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डिंग। तो ये रिले का स्पेशलिटी क्या है और ये रिले फाइंड आउट करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना कि इंपेडेंस रिले का जो डिसएडवांटेज है वो हमने रिएक्टेंस रिले में कवर किया, लेकिन रिएक्टेंस रिले में भी कुछ डिसएडवांटेज है जिसका सोल्यूशन हम एडमिटेंस रिले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो क्या होता है डिसएडवांटेज रिएक्टेंस रिले में? रिएक्टेंस रिले इज हाईली अफेक्टेड बाय द पावर स्विंग्स, यानी कि फ्लक्चुएशंस इन द रिएक्टिव पावर। व्हेन ह्यूज लोड इज एडेड इन द ट्रांसमिशन लाइन, द वोल्टेज ड्रॉप्स एंड द करंट राइजेस सिग्निफिकेंटली, बिकॉज ऑफ विच द इंपीडेंस ड्रॉप्स बिलो द सेट वैल्यू। तो जो इंपीडेंस है वो सेट वैल्यू के नीचे चला जाता है। तो इंपीडेंस में भी हम लोग जो रिएक्टेंस है वही यूज करते हैं। एज ए रिजल्ट द रिले ऑपरेट्स इवन ड्यूरिंग द हेल्दी एंड नॉन फॉल्टी कंडीशन। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ द पावर स्विंग हम रिएक्टेंस रिले भी वहां पे यूज नहीं कर सकते, एंड जो इंपीडेंस रिले है वो भी वहां पे यूज नहीं कर सकते। सो एज ए रिजल्ट रिले ऑपरेट्स इवन ड्यूरिंग द हेल्दी या फिर नॉन फॉल्टी कंडीशन में। तो पावर स्विंग में फॉल्ट नहीं होता है, लेकिन पावर स्विंग जब भी कोई लोड ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं हम सिस्टम में से, तो वहां पे पावर स्विंग जनरेट होता है। लेकिन वहां पे अगर रिले ऑपरेट हुआ तो हेल्दी कंडीशन में भी वो जो हेल्दी पोर्शन है वो उसको एलिमिनेट कर देगा सिस्टम से। तो इट इज अ नॉट डिजायरेबल कंडीशन, बिकॉज ऑफ विच वी यूज द एडमिटेंस रिले और मोर रिले। Hence we use the admittance relay or more relay which is less affected by the power surges. तो more relay is suitable for phase fault relaying for long transmission line. तो long transmission के केस में हम admittance relay या फिर more relay यूज करते हैं। short transmission के केस में हम reactance relay यूज करते हैं, और जो medium transmission है वहां पे हम लोग impedance relay का यूज करते हैं। It is reliable because it combines both directional and distance relaying measuring function in one unit. तो इससे भी क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि कौन सा रिले है जिसमें डायरेक्शनल एंड डिस्टेंस दोनों रिलेइंग यूज होते हैं। तो मोर रिले में डायरेक्शनल एंड डिस्टेंस रिलेइंग दोनों एक ही यूनिट में हम लोग यूज करते हैं। आगे है डिफरेंशियल रिले। तो क्या होता है? इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन बिटवीन मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल ऑफ टू और मोर सिमिलर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। तो इसमें कंपैरिजन होता है दो सिमिलर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में। The current differential relay is the one that compares the current entering a section of the system with the current leaving the section। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि ये प्रोटेक्टेड एक सिस्टम का जो एक पोर्शन है, यहाँ पे एक सिटी कनेक्टेड है एंड राइट साइड में भी एक सिटी कनेक्टेड है। तो जो इनकमिंग जो करंट है और जो आउटगोइंग करंट है ये सिटी से, यानी कि जो पर्टिकुलर एलिमेंट का जो इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट है, ये दोनों का कंपेरिजन करता है। और ये जो करंट है वो, ये जो बीच वाला आप जो कॉइल देख रहे हो, ये होता है रिले का ऑपरेटिंग कॉइल। तो देख लेते हैं क्या होता है। अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस द टू करंट्स आर इक्वल, बट एज सून एज द फॉल्ट अकर्स दिस कंडीशन इज नो लॉन्गर अप्लाइज। तो जैसे नॉर्मल कंडीशन होता है तो वैसे ये सेटिंग किया हुआ होता है कि जो इनकमिंग करंट है वही आउटगोइंग करंट अगर हुआ तो जो ऑपरेटिंग कॉइल है उसमें से कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा या फिर लेस देन द पिकअप करंट होगा। द डिफरेंस बिटवीन द इनकमिंग एंड द आउटगोइंग करंट्स इज अरेंज्ड टू फ्लो थ्रू द ऑपरेटिंग कॉइल ऑफ द रिले। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो। If this differential current is equal to or greater than the pickup, the relay will operate and open the circuit breaker to isolate the fault condition। यही मैंने बोला, अगर ये प्रोटेक्टेड जोन में या इसके बाहर नहीं, ये सिटी और ये सिटी के बीच में कहीं भी अगर फॉल्ट हुआ तो वहां पे क्या होगा, जो इनकमिंग करंट है और जो आउटगोइंग करंट है ये दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, जिसके वजह से जो ऑपरेटिंग कॉइल में जो करंट फ्लो होगा वो इक्वल टू जीरो नहीं होगा, इट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द पिकअप कॉइल या फिर पिकअप वैल्यू होगा। तो अगर इसमें से पिकअप करंट से ज्यादा करंट फ्लो हुआ या फिर पिकअप करंट के इतना ही करंट फ्लो हुआ तो जो रिले है वो ऑपरेट होगा और सर्किट ब्रेकर को ट्रिपिंग कमांड देगा। So there are two fundamental systems of differential और balance protection. The first one is current balance और voltage balance। तो हमने यहाँ पे current balance का कंडीशन देखा था, सिमिलरली voltage balance का भी कंडीशन होता है। तो डिसएडवांटेज क्या है ये रिले का देख लेते हैं। It cannot use
टू प्रोटेक्ट द लार्जर जोन, दैट इज द ट्रांसमिशन लाइन्स कैन नॉट प्रोटेक्ट विद दिस रिले। तो ट्रांसमिशन लाइन में ये प्रोटेक्शन स्कीम हम लोग नहीं यूज करते, वहां पे कोई और स्कीम यूज होता है। जैसे हमने अभी देखा था, जो डिस्टेंस रिले होता है, इंपीडेंस, रिएक्टेंस यानी जो एडमिटेंस रिले होता है वो हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज करते हैं, लेकिन डिफरेंशियल जो रिले होता है वो हम वहां पे यूज नहीं कर सकते। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है? द अल्टरनेटर स्टेटर वाइंडिंग प्रोटेक्शन इन ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग प्रोटेक्शन होता है वहां पे हम लोग ये रिले जो स्कीम है वो यूज करते हैं। तो अभी देख लेते हैं बकोल्स रिले क्या होता है। तो ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। देख लेते हैं क्या होता है। इट इज अ गैस एक्चुएटेड रिले, यानी कि गैस के प्रोडक्शन की वजह से ये रिले एक्चुएट होता है, यानी कि रिले ऑपरेशन होता है। इट इज प्लेस बिटवीन द मेन टैंक एंड द कंजर्वेटर। तो आप डायग्राम में देख सकते हो कि जो मेन यहाँ पे वाइंडिंग होता है, यानी कि जो मेन टैंक है, और ये ऊपर कंजर्वेटर टैंक है जहाँ पे ऑयल होता है। तो ये दोनों के बीच में, ये पाइप के बीच में यहाँ पे ये बकोल्स रिले कनेक्ट होता है। तो आप ये डायग्राम में से देख सकते हो। द सच टाइप ऑफ रिले इज यूज इन द ट्रांसफार्मर हैविंग द रेटिंग हायर देन 500 kVA फॉर इकोनॉमिकल कंसिडरेशन। तो 500 kV के जो ऊपर ट्रांसफार्मर है उसी में ही हम जो बकोल्स रिले है वो प्लेस करते हैं। अगर 500 kVA से ट्रांसफार्मर कम हो तो वहां पे हम लोग बकोल्स रिले है वो यूज नहीं करते, क्योंकि वो इकोनॉमिकल नहीं होता है। द बकोल्स रिले प्रोटेक्ट्स द ट्रांसफार्मर फ्रॉम इंटरनल फॉल्ट। तो ये जो रिले है ये सिर्फ इंटरनल फॉल्ट के लिए ही प्रोटेक्शन देता है। इट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल बुशिंग और केबल कनेक्शन फॉल्ट। तो बुशिंग में कुछ फॉल्ट हुआ या फिर जो केबल कनेक्शन है जो ट्रांसफार्मर के बाहर आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हो, तो वहां पे अगर कुछ फॉल्ट हुआ तो उस पर ये वर्क नहीं करेगा। The Bocco's relay can be used only for the oil type transformer and cannot use for dry type transformer because इसमें ऑयल का बहुत ही मेजर रोल प्ले होता है। तो हम लोग इसका वर्किंग अभी देख लेते हैं। So during the minor fault, the heat is produced due to the leakage current. Some of the oil in transformer evaporates and some vapor collect in the top of the chamber. तो ट्रांसफार्मर टैंक में जो वाइंडिंग होती है वो हम लोग ऑयल में रखते हैं बिकॉज ऑफ आइसोलेशन पर्पज एंड कूलिंग पर्पज। तो जैसे ही वाइंडिंग गर्म होने लगेगी बिकॉज ऑफ एनी फॉल्ट, तो क्या होगा, जो ऑयल है वो धीरे धीरे गर्म होगा और कुछ ऑयल का जो पोर्शन है वो इवापोरेट होने लगेगा। तो जैसे ही इवापोरेट होगा तो गैस जनरेट होगी। तो वो क्या हो गया, ट्रांसफार्मर टैंक से फ्लो होते होते ये बकोल्स रिले में आके, बिकॉज गैस लाइटर होती है एज कम्पेयर टू द ऑयल, करेक्ट। तो ये ऊपर वाले जो पोर्शन है यहाँ पे, वहां पे गैस जमना चालू होगा, यानी कि जो गैस प्रोड्यूस होगा वो यहाँ पे कलेक्ट होना चालू होगा। बिकॉज ऑफ द ऑयल लेवल फॉल्स and the mercury switch attached to the float tilted so closes the alarm circuit। तो क्या होगा, जैसे गैस प्रोड्यूस होगा तो ये ऊपर ऊपर यानी कि भरने लगेगा। अगर ऊपर गैस भरने लगा तो जो यहाँ का जो ऑयल लेवल होता है, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखा देता हूँ। सपोज ये पूरा यहाँ पे ऑयल है, यहाँ पे ये पूरा ऑयल है यहाँ पे। तो जैसे ही क्या होगा, यहाँ टॉप वाले पोर्शन में जैसे ही गैस भरना चालू होगा तो ये जो ऑयल का जो लेवल है वो धीरे धीरे करके नीचे आ जाएगा, यानी कि यहाँ तक आ जाएगा। तो आप यहाँ डायग्राम में अंदर देख सकते हो कि यहाँ पे मर्क्यूरी रखा हुआ है और जो ये जो लाइन है जो आगे अलार्म सर्किट में जा रहे हैं वो ऐसे ही ओपन है। तो जैसे ही ये ऑयल का लेवल नीचे चला जाएगा तो ये जो मर्क्यूरी यहाँ पे स्टोर किया है वो फ्लो होगा और ये सर्किट कंप्लीट कर देगा। तो यहाँ से करंट आएगा और यहाँ से सर्किट को पास हो जाएगा, यानी कि जो सर्किट है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मर्क्यूरी है एंड मर्क्यूरी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट। तो सिमिलरली द ट्रांसफार्मर इज, इससे क्या होगा, बिकॉज ऑफ विच ऑयल लेवल फॉल्स एंड द मर्क्यूरी स्विच अटैच टू द फ्लोर टिल्टेड एंड क्लोजेस द अलार्म सर्किट। तो ये मर्क्यूरी है वो टिल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो अलार्म सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा। द ट्रांसफार्मर इज डिस्कनेक्टेड एट द अर्लीस्ट एंड गैस सैंपल इज टेस्टेड। तो सबसे पहले जैसे ही, क्योंकि हम यहाँ पे माइनर फॉल्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो माइनर फॉल्ट के केस में सिर्फ अलार्म जनरेट होगा, जिसकी वजह से कोई भी आसपास में जो ऑपरेटर होगा उसे समझेगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पे फॉल्टी कंडीशन अकर हुआ है। तो वो जो ऑपरेटर है वो यहाँ पे जाके देखेगा कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। ट्रांसफार्मर इज डिस्कनेक्टेड एट अर्लीस्ट एंड गैस सैंपल इज टेस्टेड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर टेस्ट को प्रोवाइड किया गया है, जिसके हेल्प से वो रिलीज करने से हम गैस जो यहाँ पे जमा हुआ है उसे हम रिलीज कर सकते हैं। उसका टेस्टिंग करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे अंदर कौन सा फॉल्ट है। तब तक जो ट्रांसफार्मर है वो हम लोग साइड आउट कर देते हैं। नाउ ड्यूरिंग द सीवियर फॉल्ट क्या होता है, अगर डायरेक्टली सीवियर फॉल्ट हुआ तो क्या होगा, द लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस इज इवॉल्व सो दैट लोअर फ्लोट कंटेनिंग अ मर्क्यूरी स्विच इज टिल्टेड एंड ट्रिप कॉइल इज एनर्जाइज। तो ये नीचे वाला स्विच आप देख सकते हो कहाँ पे कनेक्ट है,
टू द ट्रिप सर्किट। पहले वाला था वो सिर्फ अलार्म सर्किट में था माइनर फॉल्ट के लिए, लेकिन जो सीवियर फॉल्ट है वहां पे ट्रिप सर्किट को कनेक्टेड है। तो अगर फॉल्ट सीवियर हुआ तो वहां पे जो ऑपरेटर का कोई भी रोल नहीं होता या फिर कोई भी अलार्म सर्किट वहां पे काम नहीं करता, वो डायरेक्टली ट्रिप सर्किट को कमांड दे देता है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर हम लोग साइड आउट कर देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे एक ड्रेन प्लग है, जिससे जो ऑयल का जो सैंपलिंग है वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो जो ऑयल में हम डाइलेक्ट्रिक टेस्ट वगैरह लेते हैं, उसके लिए ये जो ऑयल है हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहाँ पे टेस्टिंग करते हैं, और अगर कुछ जरूरत हुई तो जो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है हम लोग उसको चेंज कर देते हैं। नाउ वी विल सी द व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द बकोज रिले। इट इंडिकेट्स द इंसिपिएंट फॉल्ट, यानी कि जस्ट स्टार्टिंग का जो फॉल्ट हुआ होता है वो, इंटरटर्न फॉल्ट या फिर कोर हीटिंग, एंड सो में एनेबल अ ट्रांसफार्मर टू बी टेकन आउट ऑफ द सर्विस बिफोर सीरियस डैमेज अकर। तो ट्रांसफार्मर में बहुत सीरियस डैमेज होने से पहले ही हमें अलार्म सर्किट का जो है वो सर्किट कंप्लीट हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे फॉल्टी कंडीशन हो सकती है। तो मेजर डैमेज होने से पहले हम जो ट्रांसफार्मर है उसे साइड आउट कर सकते हैं। एंड इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन, करेक्ट। नाउ विल सी व्हाट आर द लिमिटेशंस। द रिले इज यूज ओनली इन द ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर। ये हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ड्राई टाइप में हम लोग इसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑयल का बहुत ही मेजर रोल यहाँ पे प्ले होता है। इट कैन ओनली डिटेक्ट द फॉल्ट बिलो द ऑयल लेवल। तो लेट अस अज्यूम कि ये ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग है और जो ऑयल है वो सिर्फ यहीं तक प्रेजेंट है, जो ऊपर का जो वाइंडिंग है वो यहाँ पे कोई भी ऑयल प्रेजेंट नहीं है। सो सपोज यहाँ पे अगर कुछ इंटरटर्न फॉल्ट हुआ तो जिसकी वजह से हीटिंग होगा, तो इसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। क्यों? ये जो वाइंडिंग है वो धीरे धीरे गर्म होगा, लेकिन जो गैस प्रोडक्शन है वो बहुत ही स्लो होगा, तब तक जो वाइंडिंग है वो डैमेज हो चुका होगा। इसलिए ऑयल लेवल के जो नीचे वाला जो पोर्शन है वही प्रोटेक्टेड होगा, और ऑयल लेवल के बाहर का जो भी पोर्शन है वो अनप्रोटेक्टेड रह जाएगा। तो ये इसका एक लिमिटेशन है। दिस रिले डज नॉट प्रोटेक्ट द कनेक्टिंग केबल्स, हेंस सेपरेट प्रोटेक्शन इज यूज फॉर द केबल। ये भी हमने देखा था स्टार्टिंग में। द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ द रिले इज हाई, तो रिस्पॉन्स टाइम शुड बी लो फॉर द आइडियल रिले, और उसका डिजायरेबल क्वालिटी होता है, लेकिन ये पर्टिकुलर केस में इसका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो नेक्स्ट रिले है स्टैटिक रिले, जिसे हम लोग सॉलिड स्टेट रिले भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सॉलिड स्टेट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस है, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, वो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो देख लेते हैं क्या होता है। अ रिले इन विच देयर इज नो आर्मेचर और मूविंग एलिमेंट एंड रिस्पॉन्स इज डेवलप्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक और द अदर कंपोनेंट्स विदाउट मैकेनिकल रोटेशन। तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इसमें कोई भी मैकेनिकल रोटेशन नहीं होता है। इसका जो इनपुट है वो इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, मैग्नेटिक भी हो सकता है, ऑप्टिकल भी हो सकता है, यानी कि जो लाइट का जो इनपुट है वो भी हम लोग इसमें यूज करके जो रिले का जो फंक्शनिंग है वो आउटपुट कर सकते हैं। द फंक्शन ऑफ कंपैरिजन एंड मेजरमेंट आर अकम्प्लिश्ड बाय स्टैटिक सर्किट। तो जैसे ही कहते हैं स्टैटिक मीन्स इसमें कोई भी मोशन नहीं होता है, तो जो कुछ भी है वो हम लोग एम्पलीफायर या फिर जो ट्रांजिस्टर है इसके हेल्प से हम लोग जो परफॉर्मेंस है वो कर सकते हैं। हाउएवर एडिशनल इलेक्ट्रोमैकेनिकल यूनिट्स में बी एम्प्लॉयड इन द आउटपुट स्टेज एज अ ऑक्सिलरी रिलेज। तो ये स्टैटिक रिले के बाद अगर हमें चाहिए होगा तो वहां पे हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस कनेक्ट कर दें, जो लेकिन जो मेजरिंग का और कंपेयरिंग का जो फंक्शन है वो सिर्फ स्टैटिक रिले से यहाँ पे हो जाता है। तो आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये एक ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पे हमने डीसी सप्लाई प्रोवाइड किया है, यहाँ पे रिले मेजरिंग सर्किट, एम्पलीफायर, आउटपुट डिवाइस एंड जो ट्रिप सर्किट है, तो हर एक को हमने डीसी सर्किट एक्सटर्नली प्रोवाइड किया है। तो इसका फंक्शनिंग कैसा होता है, लेट अस अज्यूम ये लाइन है, यहाँ पे कोई भी हमने सिटी कनेक्ट किया है, तो सिटी का जो आउटपुट है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आउटपुट है वो बाद में हम लोग देंगे रेक्टिफायर में। तो रेक्टिफायर क्या होता है मैं बता देता हूँ। रेक्टिफायर एसी क्वांटिटीज को डीसी क्वांटिटीज में कन्वर्ट कर देता है। तो रेक्टिफायर का जो इनपुट अगर एसी हुआ तो वो डीसी में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद ये जो आउटपुट है रेक्टिफायर का, ये हम लोग देंगे रिले मेजरिंग सर्किट को। तो यहाँ पे कितना अमाउंट है वो मेजर किया जाता है। इसका जो आउटपुट सिग्नल है वो हम लोग देते हैं एम्पलीफायर को। एम्पलीफायर क्या कर देता है, उसका मैग्नीट्यूड है वो बढ़ा देता है। फिर मैग्नीट्यूड बढ़ाने के बाद वो मेजरिंग के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। फिर वो हम लोग देते हैं आउटपुट डिवाइसेस में, एंड आउटपुट डिवाइसेस देता है कमांड ट्रिप सर्किट को। तो इसके वजह से ये बाद में जाके सर्किट ब्रेकर को कमांड दे देता है ट्रिप सर्किट। तो आउटपुट डिवाइसेस का जो आउटपुट है वो हम लोग देते हैं ट्रिप सर्किट को, और ट्रिप सर्किट सर्किट ब्रेकर को कमांड देता है, जिसकी वजह से जो फॉल्टी पार्ट है वो एलिमिनेट हो जाता है। तो ये होता है ब्लॉक डायग्राम फंक्शनिंग ऑफ द स्टैटिक रिले और सॉलिड स्टेट रिले। तो रिलेज में बहुत सारा थ्योरी पोर्शन ही है, आपको स्टैटिक रिले में भी वही पढ़ना पड़ेगा। तो देख लेते हैं अभी एडवांटेजेस क्या है। पावर कंजम्पशन इज लोअर देन द इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज,
हेंस द बर्डन ऑन CT एंड PTs आर रिड्यूस एंड एक्यूरेसी इंक्रीजेस। तो इसमें एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ द बर्डन इज लो। तो रिले पे जो बर्डन है वो कम हो जाता है, जिसके वजह से जो CT-PT का भी जो बर्डन होता है वो भी कम हो जाता है और जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है। इज अ क्विक रिस्पॉन्स, लॉन्ग लाइफ, शॉक प्रूफ, लो मेंटेनेंस, हाई रिलायबिलिटी, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो ये होता है बहुत सारे एडवांटेजेस। देन द नो इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी हेंस कैन बी इंस्टॉल्ड इन वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से ही बनता है, तो यहाँ पे कोई ग्रेविटी का कोई भी असर नहीं होता है, जिसके वजह से हम लोग इसे वेसल्स में, यानी कि जो कार्गो शिप्स जो होती है बड़ी बड़ी, जो कंटेनर लेके जाती है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, उसे वेसल कहते हैं, तो उसमें भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर एयरक्राफ्ट में भी उसे हम लोग यूज कर सकते हैं। ईज ऑफ प्रोवाइडिंग एम्पलीफिकेशन enables the greater sensitivity to be obtained। तो एम्पलीफिकेशन की वजह से हम बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव जो डिवाइस है उसे यूज कर सकते हैं। ईज ऑफ प्रोवाइडिंग एम्पलीफिकेशन enables greater sensitivity to be obtained। तो हम लोग एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जब ब्लॉक डायग्राम में हमने देखा था, which enables the greater sensitivity, जिससे जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है। तो हमने डिजायरेबल जो क्वालिटीज थे उसमें देखा था कि सेंसिटिविटी भी उसका अच्छा होना चाहिए, तो स्टैटिक रिले का जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द एम्पलीफिकेशन। द यूज ऑफ PCB यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स एंड इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड्स अवॉइड वायरिंग एरर। तो वायरिंग की वजह से कोई भी अगर एरर हुआ तो ये हम PCB से या फिर ICB से यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड से एलिमिनेट कर सकते हैं, जो हम लोग स्टैटिक रिले में यूज करते हैं। कॉम्पैक्ट इन साइज, तो बहुत एडवांटेजेस है। सिंगल स्टैटिक रिले कैन परफॉर्म सेवरल ऑपरेशन। तो कॉम्पैक्ट इन साइज होता है और जो एक सिंगल यूनिट होता है वो मल्टीपल फंक्शन भी कर सकता है। द रिस्क ऑफ अनवांटेड ट्रिपिंग इज लेस। तो इसमें जो अनवांटेड ट्रिपिंग है बिकॉज ऑफ द मोशन, तो उससे भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। प्रोवाइडेड विद द इंटीग्रेटेड फीचर्स ऑफ सेल्फ मॉनिटरिंग, इजी टेस्टिंग एंड सर्विसिंग। तो इसमें ये और एक्स्ट्रा एडिशनल चीजें हैं जिसमें सेल्फ मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, प्रोग्राम करके हम लोग उसे कर सकते हैं। टेस्टिंग अगर कुछ करना होगा, फ्रीक्वेंट टेस्टिंग वगैरह कि प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं ये देखने के लिए, एंड उसका सर्विसिंग भी इजीली हो जाता है। कैन परफॉर्म सेवरल फंक्शंस लाइक प्रोटेक्शन, मॉनिटरिंग, डेटा एक्विजिशन, मेजरमेंट, मेमोरी, इंडिकेशन एंड डेटा कम्युनिकेशन। तो सिर्फ प्रोटेक्शन के साथ साथ ये और इतने बहुत सारे काम भी कर सकते हैं, लाइक मॉनिटरिंग, डेटा एक्विजिशन, मेजरमेंट, मेमोरी, इंडिकेशन एंड डेटा कम्युनिकेशन। तो ये बहुत ही एडवांटेजेस रिले होता है स्टैटिक रिले एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले। लेकिन इसका लिमिटेशंस भी कुछ है, वो देख लेते हैं। ऑक्सिलरी डीसी पावर सप्लाई इज रिक्वायर्ड। हमने देखा था कि डीसी पावर सप्लाई इसको एडिशनली लगता है, लेकिन इतना कुछ ये बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है। सेकेंड वन इज सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स कैन इजीली डैमेज इवन विद द स्मॉल डिस्चार्ज। तो हाँ, ये एक डिसएडवांटेज है कि स्मॉल डिस्चार्ज भी अगर हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव टू वोल्टेज स्पाइक्स और वोल्टेज ट्रांजिएंट्स, करेक्ट। तो वोल्टेज स्पाइक और वोल्टेज ट्रांजिएंट्स को ये बहुत सेंसिटिव होता है, जिससे इजीली डैमेज हो सकता है। Then characteristics are influenced by ambient temperature and aging। तो जो कैरेक्टरिस्टिक है ये रिले की, ये एम्बियंट टेम्परेचर अगर ज्यादा हुआ, बाहर का एटमॉस्फेरिक कंडीशन, तो वहां पे भी ये इजीली मल फंक्शन करेगा, एंड एजिंग इफेक्ट की वजह से भी, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का भी एक पर्टिकुलर लाइफ होता है, उसके बाद ये प्रॉपरली वर्क नहीं करते। लो शॉर्ट टाइम ओवरलोड कैपेसिटी कंपेयर टू द इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज। तो ओवरलोड जो कैपेसिटी है ये इसका कम होता है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, यानी कि इससे हम लोग बहुत ही कम टाइम के लिए ओवरलोड कर सकते हैं। कॉस्टलियर फॉर सिंगल फंक्शन बट इकोनॉमिकल फॉर द मल्टीपल फंक्शन। तो अगर सिंगल फंक्शन यानी कि सिर्फ प्रोटेक्शन का अगर इसे काम दिया तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल के कंपैरिजन में कॉस्टली होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है वो बहुत ही महंगे आते हैं। लेकिन इससे हम लोग मल्टीपल फंक्शन भी कर सकते हैं, जिसके वजह से ये इकोनॉमिकल हो जाता है। Highly trained person are required for servicing and not very robust in construction and easily affected by the surrounding interference। तो ये बहुत ही रोबस्ट नहीं होता है जैसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो रिलेज होते हैं वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो PCBs वगैरह होते हैं वो बहुत ही केयरफुली हैंडल करना होता है, तो इसलिए रोबस्ट नहीं होते कंस्ट्रक्शन में। तो ये इसका और एक लिमिटेशन है। फाइनली वी विल सी द व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टैटिक रिलेज। तो आप यहाँ पे कुछ नाम देख सकते हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिले, ट्रांसड्यूसर रिले, रेक्टिफायर ब्रिज रिले, ट्रांजिस्टर रिले, हॉल इफेक्ट रिलेज एंड गॉस इफेक्ट रिले। तो ये कुछ स्टैटिक रिलेज के टाइप्स होते हैं। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसमें से कोई भी नाम दिया होगा, पूछेंगे कि कौन सा टाइप का रिले है। तो इसमें स्टैटिक रिलेज भी होगा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल भी होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन, बहुत सारे आपको ऑप्शंस दे सकते हैं। तो ध्यान में रखना कि ये जो रिलेज है कौन से टाइप में कंसिडर होते हैं।
तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेज हमने डिस्कस किया आज के लेक्चर में। बहुत ही थियोरेटिकल पोर्शन था, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही थियोरेटिकल होते हैं, इसलिए हमने कोई कैरेक्टरिस्टिक या फिर कोई न्यूमेरिकल इतना इन डिटेल में या फिर कोई फॉर्मूला नहीं देखा है। तो आप और 2-3 बार अगर एग्जाम से पहले ये देखोगे तो आपको ये ध्यान में आ जाएगा। और इसे बहुत ही मेजर, इतने बड़े क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे और इन डिटेल में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो अगर आपने इसे ध्यान से ये वीडियो वापस एक बार देख लिया एग्जाम से पहले और या फिर नोट अच्छे से बना लिए, तो आपको इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो हमने नेक्स्ट लेक्चर में कवर किए हैं, तो वो जरूर से देखना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके हमें बताना। अगर कुछ डाउट है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना और हमारा जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो जरूर ज्वाइन करना, जिसके लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगी या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो मिल जाएगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं रिले क्वेश्चंस के साथ।